अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल केमिस्ट। आज हम शुरू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, एक नया चैप्टर। और ये चैप्टर आप सबका फेवरेट भी है क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और बहुत सी तुम लोगों ने चीज़ें अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी भी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई बातों को, नई चीज़ों को एक नए अंदाज से सीखना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करना है, ताकि बेटा जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हम उसका अच्छे से आंसर कर सकें। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या क्या पढ़ रहे होंगे आज के लेक्चर में? ये आज के लेक्चर की सारी आउटकम है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये एक खास एक पूरा ही लेक्चर लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टॉपिक के अंदर, ली शेटलर प्रिंसिपल के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं सर? सर वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट नहीं बनाते। बेटा दिस इज द केमिकल इक्वेशन, ये तो पता है ना आपको। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड्स को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं सर? लेफ्ट हैंड साइड्स को हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं और राइट हैंड साइड्स को हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट नहीं बनाते सर, ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं सर, ये रिवर्स मूव नहीं कर सकते सर। इनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, यानी कि यूनी डायरेक्शन होती है सर, इसकी दूसरी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब इसके हवाले से बेटा क्वेश्चन हमें आ सकता है कि डिफाइन जी इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसकी कोई एग्जांपल भी तो दो और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखो, तो वो हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि इनकी कौन कौन सी जो खसूसियात हैं। अ केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन मूव करता है जी। इट गोज टू कंप्लीशन, ये ऑलमोस्ट गोज टू जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट मिलके दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते। नो इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट, इसमें कोई इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी जिंदगी का कोई गोल नहीं होता, इसकी जिंदगी का कोई गोल नहीं होता। और बेटा याद रखना, जिस बंदे की जिंदगी का कोई गोल ना हो ना, वो बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा वही लोग तरक्की करते हैं जिन्होंने अपना एम बनाया होता है, जिन्होंने अपना एक सपना बनाया होता है, जिन्होंने अपना एक मिशन बनाया होता है, जिन्होंने अपना एक गोल अचीव करना होता है, तो वही तरक्की करते हैं क्योंकि वही उसके रास्ते में चल रहे होते हैं और इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। ठीक है। एंड कैरीड आउट इन ओपन एज वेल एज क्लोज कंटेनर, तो ये चाहे ओपन और क्लोज दोनों ही कंटेनर में हो रहे होते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल हम कंबस्टन रिएक्शन की एग्जांपल्स ले सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल्स ले सकते हैं, फॉर्मेशन की किसी भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ क्या होगी मेरे बच्चे, दैट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे। और अब बात करते हैं मेरे बेटा, सेकेंडली हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं सर? ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो बेटा ये फॉरवर्ड भी जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिवर्स भी जाते हैं। रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जैसी प्रोडक्ट बनती है दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉरवर्ड भी जाते हैं, रिवर्स भी जाते हैं। और बेटा इनकी जिंदगी का मकसद होता है, और क्या मकसद होता है सर? इनकी जिंदगी का मकसद होता है कि इनमें केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए सर, दैट इज अ मिशन, दैट इज अ मिशन सर, इनकी जिंदगी का ये मकसद होता है। ठीक है। तो a chemical reaction take place in both direction, forward as well as backward. इट नेवर कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। और इनकी जिंदगी का मिशन है जी, क्या मिशन है सर? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये मोस्टली किस कंटेनर में होते हैं सर? ये हमेशा क्लोज कंटेनर में मोस्टली हो रहे होते हैं।
ठीक है। अच्छा बेटा, इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में ना हम दो तरह की स्टेट्स पढ़ रहे होते हैं बेटा। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे होते हैं और एक कर रहे होते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स और रिएक्शंस, इनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा बताएगा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है मेरे बेटा? कौन से रिएक्शंस होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं? एनीवन टेल्स अबाउट दैट? आप में से कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? माइक्रोस्कोपिक ये क्या होता है? सर ये देखिए, आपने ना ये रिएक्शंस करवाए। सर ये देखिए, दिस इज अ रिएक्शन। सर ये आपके पास NaCl, ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, आपके पास बना NaNO3 और आपके पास बना AgCl। सर रिएक्शन के स्टार्ट में ना यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ था वो Na और Cl के दरमियान बॉन्ड बना हुआ था, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ था वो इन दोनों के दरमियान बना है। और जबकि यहाँ प्रोडक्ट में अब बॉन्ड बना है NaNO3 के दरमियान, और यहाँ पे बॉन्ड बना है Cl के दरमियान। अब जरा इस रिएक्शन पे जरा गौर करो, असल में हुआ क्या है यहाँ पे। सर ये देखें, यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटे हैं और यहाँ पर नए बॉन्ड बने हैं। अब यहाँ पर हुई है सर बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पर हुई है बॉन्ड मेकिंग। और सर एक और बात भी, सर जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना तो सर हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और सर रिएक्शन पता कौन सा होता है? सर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और सर जब बॉन्ड बनते हैं ना तो सर हीट ना इवोल्व होती है, और रिएक्शन पता है कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब यार ये देखो, एक बात और करो, अब ये बॉन्ड टूट रहे हैं और यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बॉन्ड जब टूटे हैं, जब बॉन्ड बने हैं, क्या हमारी नेकेड आई ने देखे हैं? क्या हमारी आंख ने इनका पूरा मंजर देखा है? नहीं देखा, हम नहीं देख सकते। लेकिन सिर्फ माइक्रोस्कोपिकली हम इसको स्टडी कर सकते हैं, उसके बगैर हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कौन से कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक कहेंगे। अब इसी में मैं डिफाइन करता हूं मेरे बेटा, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होती है? अब हुआ क्या था, मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा बेटा। एक बात नोट करना, मैंने एक बीकर लिया था और मैंने एक बीकर लिया था बेटा। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रो दोनों में ही हो सकते हैं, दोनों में ही हो सकते हैं। अभी मैंने यहाँ तो रिवर्सेबल की बात ही नहीं करी, यहाँ पे सिंपल मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अपने माइंड को यूज करो बेटा। अच्छा, मैंने एक बीकर लिया था और इस बीकर में ना मैंने NaCl का सोल्यूशन लिया था, और बेटा इस सोल्यूशन में ना मैंने ऐड कर दिया था सिल्वर नाइट्रेट को। किसको ऐड किया? सिल्वर। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया तो मैंने देखा कि इसके बॉटम में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए हैं। और प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? सर ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होते। तो सर ऐसे पार्टिकल्स को हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। इनको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं, सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ है, हमारी आंखों ने इसको ऑब्जर्व किया है इन सिंपल वे। तो सर दैट टाइप ऑफ
थिंग्स, दैट टाइप ऑफ चेंज दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, जो कि हम अपनी आंख से आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सर, मैक्रोस्कोपिक। लेकिन जो पीछे से इंटरनेट की रेडिएशंस हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन स्टिल हमारे तक पहुंच रही हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। तो डेट इज बेटा, ये आपको डिफरेंस आ सकता है कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है और उनको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो बेटा, दीज आर द टू एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो इनका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी स्लाइड्स का हिस्सा नहीं बनती। ठीक है, ओके, ये स्लाइड्स का हिस्सा नहीं बनती। डन। ओके 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 ओके, अब्दुल रहमान जल्दी से नोट कर लो मेरे बेटा। कर लो, बता देना मुझे। ओके, हो गया हो गया हो गया, ओके ओके ओके। चलो, अब हम बात करते हैं या स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किस बला का नाम है। क्योंकि बेटा, अब हम बात करेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन की बात। शाहिद सुन लो, अब हम बात सिर्फ रिवर्सेबल की करेंगे, क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन की जिंदगी का मकसद होता है, इरिवर्सेबल का कोई एम नहीं होता। तो हम रिवर्सेबल रिएक्शन की बात करेंगे। तो बेटा, ये आपके सामने एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये रिवर्स भी जा रहा है, और ये आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना रहा है। बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और जब भी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 100% होती है, और प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो 0% होती है। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 100%, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, 0। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता है क्या होता है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा। यार, ऐसे ही जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना मोबाइल चार्ज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल चार्ज करते हैं, जब मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है, फिर हम उसको यूज करना शुरू करते हैं, रील्स देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, स्टिक्स बेचते हैं, स्नैपचैट, पता नहीं क्यों कौन से मल्टीमीडिया हम यूज कर रहे होते हैं, करते हैं ना। हम लोग यूज नहीं करते ऐसे, तो करते हो ना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है सर, बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होता है ना, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम भाई उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो अब इसकी 90 होगी, इसकी 10 हो जाएगी, इसकी 80 होगी, इसकी 20 हो जाएगी, इसकी 70 होगी तो इसकी बेटा 30 हो जाएगी, इसकी 60 होगी तो बेटा जी इसकी 40 हो जाएगी। ठीक, ओके ओके। अब मैं आपको कहता हूँ यार, ये केमिकल रिएक्शन है, जाओ लैब में जाके करो और मुझे हर लम्हे की रिपोर्ट दो कि हर लम्हे के बाद, हर 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है। तो आपने मुझे रिपोर्ट देनी है। तो आपने बोला कि सर, रिएक्शन को चलते हुए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 60% है और प्रोडक्ट की 40% है। मैंने कहा वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हो। अब तुम फिर मजीद आधे घंटे के बाद मुझे इसको दोबारा रिपोर्ट करना। तो आधे घंटे के बाद जब मैंने आपसे दोबारा पूछा तो आपने मुझे बोला सर, इसकी कंसंट्रेशन रुकी हुई है, सेम है। मैंने कोई मसला नहीं है, शायद उसके बाद चेंज हो जाए। तो मैंने फिर फर्दर 1 घंटे के बाद आपसे आके पूछा कि बताओ यार, इस रिएक्शन की परसेंटेज क्या है। तो आपने फिर कहा सर, कोई चेंज नहीं हो रही, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे रुक गई है। तो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में वो लम्हा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज ना हो और वो कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो सर, केमिकल इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट को, इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं।
किसका नाम देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। अब अगला सवाल, सर एक सवाल है, सर जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है या नहीं हो सकती? जैसा कि इस रिएक्शन में जो आपने हमें एग्जांपल अभी दी है, इसमें तो सेम नहीं है। तो एक सवाल हमने आपसे पूछा है कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो सकती है या नहीं? तो बेटा मेरा जवाब ये है कि बेटा सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। क्या आंसर है सर का? सेम हो भी सकती है और नहीं भी होती। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ मैंने एग्जांपल दी कि भाई यहाँ पे तो चेंज नहीं होगी, सेम नहीं है, ठीक हो गया। अब इसी चीज को हम ग्राफ से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ये ग्राफ आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ये ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बनाते हैं। एक्स एक्सिस में हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे लेते हैं कंसंट्रेशन। ये 0 है, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हम लेते हैं कंसंट्रेशन। क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर रिएक्टेंट है ग्राफ में और ये नीचे प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ऊपर है। और बेटा अब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है। और एक वक्त आता है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, और जिसमें कांस्टेंट होती है सर उस स्टेट को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। दैट स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अब इसके हवाले से आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट? बेटा ये बातें भी हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में और कुछ बातें हमें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम जो तुम पढ़ रहे हो इसकी कोई पॉइंट्स तो होंगे, कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होंगी ना, उसको डिस्क्राइब करो। तो बेटा पहली बात ये है कि भाई ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सर मैक्रोस्कोपिक। यार मैक्रोस्कोपिक को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जरा सुन लो सुन लो सुन लो। एक तो यार जो विजिबल होता है नेकेड आई, और दूसरा यार जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, यार जिसको हम देख सकते हैं उसको आसानी से मेजर भी कर सकते हैं ना, और जिसको देख नहीं सकते तो क्या उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कल भरी है भैंस, तो आप कहोगे भैंस क्योंकि सर नजर आती है सर, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। पर गलत है ना ये बात, गलत है ना ये बात, है ना गलत? बिल्कुल सर गलत है। अच्छा यार, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम, इसमें क्या हो जाता है? इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम, सर कांस्टेंट हो जाती है, वो मजीद चेंज नहीं होती। और इनके दरमियान एक स्टेट आती है सर, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? सर डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सर इसकी सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं, सर अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं और उसके गेट पे खड़े हो जाएं तो जितनी गाड़ियां एंटर हो रही हैं ना शॉपिंग मॉल के अंदर, सब उतनी ही गाड़ियां वहां से एग्जिस्ट करेंगी। इसका मतलब दोनों का जो रेट है वो सेम है। दैट इज व्हाई सर rate of forward reaction will be equal to rate of reverse reaction. That type of equilibrium is known as dynamic equilibrium. इसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जाहिर बात है, जब बेटा याद रखना जब मैक्रोस्कोपिक होगी तो जाहिर है उसमें माइक्रोस्कोप, इसलिए तो मैंने इकट्ठा पढ़ाया है और मैंने एग्जांपल भी बेटा सेम दी थी आपको। थोड़ा सा उंगली रखो माइंड पर शहीद और इसको ऐसे रिवाइंड करो तो मेरा पूरा टॉपिक पिछली स्लाइड वाला तुम्हें याद आ जाएगा। बादाम खाया करो, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे बादाम खाने हैं।
जस्ट जोक, अच्छे बच्चा ये। अच्छा जी, डायनामिक स्टेट। सर डायनामिक स्टेट आती है यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें स्टैटिक नहीं आता, रुकता नहीं रिएक्शन, सर चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है सर। द स्टेट अटेन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन नो मैटर। सर ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। सर ये लेफ्ट से राइट में भी आ सकती है, ये राइट से लेफ्ट में भी आ सकती है, सर किसी में भी जा सकती है। किसकी बात कर रहे हैं सर? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। दैट इज द रीजन सर। ये पॉइंट भी समझ आ गया सर। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट और पोजीशन कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम। अच्छा ये बात बड़ी अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ी इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा आखिरी बात, कैटालिस्ट क्या काम करते हैं? कैटालिस्ट जो होते हैं सर, इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी अटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। कैटालिस्ट क्या करते हैं सर? ये इक्विलिब्रियम को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते, ताकि जल्दी जो है वो इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो जाए। चलो मुझे इस क्वेश्चन के आंसर दो यार। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? At equilibrium, which of the following statement is true? The forward and reverse reaction stop completely. The concentration of reactant and products are equal. The concentration forward and reverse reaction are equal. The reaction proceed in the forward direction only. बेटा क्या होगा? कौन सी होगी? The rate of forward and reverse reaction are equal. जी सर चार्ली होगी. That is चार्ली, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमारे पास क्या होगी सर? चार्ली होगी। डन हो गया सर। टन टन टन। अच्छा, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन भाई किस किसने पढ़ रखा है? किस किस को याद है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन? किसी को याद है तो बताओ यार मुझे, शायद मुझे भी याद आ जाए। बोलो, अच्छा डिस्क्राइब करो। किस किस को याद है? शहीर, अभी तुम्हें पिछली स्लाइड तो याद नहीं रहती यार पढ़ाई हुई, तो तुम्हें ही कैसे याद रहेगा? जस्ट जॉक, बताओ यार। जी, याद है ना लॉ ऑफ मैन सेक्शन? अच्छा इसकी एमसीक्यू यार पहले देख लो। ये किन किन साइंटिस्ट ने शरारत की थी इस लॉ में? सर एक था गोल्डबर्ग और एक वेश था 1864, इसने कहा था। और इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद हो बताओ जरा मुझे। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ये जो स्मॉल लेटर है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कोफिशिएंट को, और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, सर ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल सी, कैपिटल डी, सर ये प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता था क्या आता था? आपको तो याद होगा ना, बताओ जरा क्या आता था? जी सर, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आता था ना? जी सर। और यार ये स्केयर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती थी? सर ये स्केयर ब्रैकेट मोल पर डेसीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करती थी। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अच्छा केसी क्या था? सर इसको हमने नाम दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दिया था। और इसको क्या नाम दिया था ये बताओ? सर इसको हमने नाम दिया था इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम दिया था। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? पोजीशन है।
ओके ओके, ठीक है, ये नोट करो पहले, क्योंकि मैंने अगली बात तो तुम्हें बड़ी मज़े की बातें बतानी है। वो एमसीक्यू के लिए भी बहुत अहम है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अहम है। जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है, नोट करें इसको। मैं फिर आपको अगली बात बताता हूँ। जी जी, पता है क्या बातें बतानी है, ज़रा गौर से मेरी बात सुनना, ठीक है। ये होता है केसी, अगर मैं उस रिएक्शन का लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखें सर, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं होता इसके अंदर। ये होता है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सर, ये ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। के सी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, के सी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता। के सी की वैल्यू कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ टेम्परेचर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन की मैं बात करूं तो बेटा इसकी वैल्यू, इसकी को कौन कौन डिस्टर्ब कर सकता है, नंबर वन, सर कंसंट्रेशन के चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, सर प्रेशर और वॉल्यूम से भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और सर टेम्परेचर से भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सर ये तीनों ही बातों से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हम किसी भी रिएक्शन का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा कर दें तब उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर टू, उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर दें तब डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर थर्ड, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें तब भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और एमसीक्यू जो आपने यहाँ पर नोट करना है वो ये है, नोट कर लो बेटा, नोट नोट नोट, कैटालिस्ट डज नॉट डिस्टर्ब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। शहीद, मैंने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि उस टॉपिक को पहुंचा ही नहीं है। थोड़ा बंदा, कितनी दफा आपको समझाया है, बहुत बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। अच्छा, ये समझ आ गया मेरे बच्चों को, क्लियर हो गया, ओके। यही बातें मैंने अभी आपसे डिस्क्राइब की थी ना, कि कैसी ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्शंस। अब बताओ इसको, बताओ जरा इस सवाल का जवाब दो। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के सी इज 4। रिवर्सिबल रिएक्शन की वैल्यू के सी जो है 4 है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ के सी डेट रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, शहीद शहीद शहीद, वैल्यू क्या होगी, हमेशा गलत ही बताना, गलत ही बताना। मैंने क्या कहा था, के सी की वैल्यू only depends upon टेम्परेचर। अभी बात की थी कि के सी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे वो क्या चेंज कर रहा है, यहाँ पे तो वो कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से के सी की वैल्यू चेंज होगी, सर नहीं होगी। और इसकी वैल्यू रिमेन्स क्या रहेगी सर, 4 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी सर, दैट इज डेल्टा। शहीद, तुमने पहले एक कहा था, वो देखो लिखा भी हुआ है। इसलिए कहता हूँ फोकस करो स्टडीज के ऊपर, टीचर की बात पे साथ साथ चलो, ओके।
जी सर। अच्छा, केसी ओनली डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केसी इंडिपेंडेंट चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। और सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और कैटलिस्ट जो है वो केसी की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करते सर। नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते बेटा जी। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होता है बताओ जल्दी से? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या कैटलिस्ट? जी सर, टेम्परेचर। अब बात समझ आ गई अब आपको? देखो, सर ने कितने एग्जाम्पल्स हैं, एमसीक्यू से आपको एक बात सिखा रहे हैं, लेकिन आप बात नहीं सीख रहे। बात नहीं सीख रहे आप। क्या सीख ली बात आपने? यस सर। अब बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़ लेंगे, और चैप्टर मैक्सिमम जो है हमने जल्दी से जल्दी जो है उसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। छोटा चैप्टर है, आसान है, जल्दी वाइंड अप भी हो जाएगा। ओके बेटा, कल मुलाकात होगी। लेकिन अगला जो टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़ कर आइएगा, और कोशिश किया करें टीचर के साथ साथ चला करें, और प्रॉपरली आंसर किया करें। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा उसका जो मर्जी सवाल पूछो। अभी जो टॉपिक नहीं पढ़ा बेटा, अभी हमने पढ़ना है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने सब बच्चों को साथ लेके चलना होता है सिर्फ। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।